दोस्तों, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ चली हुई है। इस अवसर पर हम इतिहास के बारे में एक सीरीज शुरू करना चाहते हैं कि हमारा देश गुलाम कैसे होता है, अंग्रेज़ यहाँ कैसे आते हैं, किस सदी में आते हैं और उसके बाद पूरे देश पे धीरे धीरे किस प्रकार से वो कब्जा करते हैं। 1857 का जो पूरा एक संघर्ष है, पूरा एक क्रांति का दौर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे लेकर फिर हम 1947 में जब देश आज़ाद होता है, वो आज़ादी पूरी मिलती है, अधूरी मिलती है, अलग अलग उस टाइम के क्रांतिकारियों ने अपनी बात रखी है, उस पर हम बात करेंगे। 1857 की क्रांति में हरियाणा की भूमिका और हरियाणा में अलग अलग गाँव की जो भूमिका, जिलों की भूमिका, उसके बारे में हम इस सीरीज में बात करेंगे। इस दौरान हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो डीएन कॉलेज में प्रोफेसर है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उनको इतिहास में अवार्ड मिले हैं। आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए और इसके बाद एक फीडबैक भी हमें देना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि इतिहास की ईमानदारी से तथ्यों के आधार पर समीक्षा कर सकें और ऐसे जो गुमनाम योद्धा है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है उनको हम आपके सामने ईमानदारी से पेश कर सके। तो डॉक्टर महेंद्र सिंह से हम जानना चाहेंगे, शुरुआत कर रहे हैं कि किस प्रकार अंग्रेज यहाँ पे आते हैं और उसके बाद में कैसे कैसे, और उस टाइम इंग्लैंड के हालात क्या है और भारत के हालात क्या है, उसी से हम चर्चा करते हुए डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ हम जुड़ना चाहेंगे। आज जो है कृतज्ञ राष्ट्र अपने स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष संपन्न करने के करीब है और ये एक अवसर है हमारे लिए मंथन का और मनन का। मैं ये अवसर इसलिए कह रहा हूँ कि हम आज़ादी से इतने दूर नहीं पहुँचे हैं कि हमें उससे जुड़े हुए लोग, नायक, कथाएं, बातें कि हम उनको खोज ना सकें। हाँ, इतने नज़दीक भी नहीं हैं कि हम उठें और जाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ नारा लगाएं, यूनियन जैक उतार दें और उसमें शामिल हो जाएं। तो 75 वर्ष किसी राष्ट्र के इतिहास का बहुत सम्मानजनक अरसा होता है और चूँकि हम इस आज़ादी के 75 वर्ष को घोषित तौर पर जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 4-5 बिंदु शुरुआत में स्पर्श करना चाहूँगा कि ज़रूरत है इस बारे में बात करने की। पहली बात कि जब हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं और स्वतंत्रता जो है हमारे लिए कितने मायने रखती है उस बात को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा आखिर वो स्वतंत्रता हमें किससे लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा और वो लोग कौन थे और कैसे आए और क्यों हम परतंत्र हुए जिनके खिलाफ हमें स्वतंत्रता जो है उस रास्ते पे जाना पड़ा। पहली बात। दूसरी बात कि जो स्वतंत्रता का संग्राम है जो मोटे तौर पर रहा वो 1857 से 1947 तक का है और 9 दशक आज़ादी की लड़ाई के व्यक्तियों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, त्याग और बलिदान के माध्यम से जो कुछ हुआ वो बहुत अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी जो स्वतंत्रता की लड़ाई है वो दुनिया की सबसे ताकतवर जो औपनिवेशिक ताकत है उसके खिलाफ थी और जिसके राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, तो हमें उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तीसरी बात ये कि हमें थोड़ा सा इन बातों से परहेज करना चाहिए कि उस आज़ादी की लड़ाई में जो लोग थे वो कौन थे, उनकी भूमिका क्या थी, उसको ध्यान देना चाहिए, बजाय कि हम धर्म के नज़रिए से, जाति के नज़रिए से और उनको वर्ग के नज़रिए से देखें।
इस रास्ते पर चलकर कि हमने उन वीरों को, उन शहीदों को, जिनके त्याग और बलिदान के फलस्वरूप ये आज़ादी मिली, हमने अलग अलग रंग के चश्मों से देखना शुरू कर दिया। अलग अलग खांचों में भी उनको हाँ फिट किया हमने अपनी जरूरत के अनुसार फिट किया। उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो संवेदनाएं हैं, वो हमने नहीं देखी। और इसी कड़ी में जो 2-3 बातें और हैं जो समझना जरूरी है कि हमें इतिहास के साथ न्याय करना है। मैं बिल्कुल खुले तौर पर ये स्वीकार करके बात को आगे बढ़ा रहा हूं, जब हम सीरीज के साथ चल रहे हैं, कि जो भी जानकारी है हम कम से कम उसको किसी संकीर्ण नजरिए से नहीं देखेंगे। जो भी होगा, जैसा भी होगा, जिस भी व्यक्ति, वर्ग, क्षेत्र की जो भूमिका है उसको हम लाने का प्रयास करेंगे और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कम से कम यदि हम भी उसी रास्ते पे चलेंगे जैसे लोग चल रहे हैं तो शायद अर्थ और अनर्थ में कोई अंतर नहीं कर पाएंगे। मतलब ये माना जाए कि न तो हम किसी को कपड़े पहनाने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, जरूरत ही नहीं है। हम तो जो सच्चाई है, जो उनका पक्ष है वो रखेंगे और वही हमारा ध्येय होना चाहिए। और एक बात जो लास्ट है जो हम रख रहे हैं, हमें आज़ादी के इन 75 सालों में हमने क्या पाया है, क्या खोया है, क्या पाना बाकी है, इसकी भी समीक्षा करने की जरूरत है। उस नजरिए से जिनकी भावनाओं के साथ, जिनकी संवेदनाओं के साथ चलकर और जिनको हम पूर्वज मानते हुए यहाँ तक आए हैं, तो वो संवेदनाएं, वो भावनाएं, वो अरमान कितने पूरे हुए हैं, ये समझने की जरूरत है। ये भी समीक्षा करने का बिल्कुल। इस पूरी की पूरी सीरीज को मैं इस नजरिए से देखता हूं और यही मेरा ध्येय रहेगा। इस बातचीत में हम इसको इस तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरुआत करें कि यहाँ शुरुआती दौर पे अंग्रेज आते हैं। उस टाइम अंग्रेज जब आए वो शुरुआत में कहाँ आते हैं और उस समय भारत के अंदर जो अलग अलग क्षेत्रीय सत्ताएं हैं उनका, उस पे हम चर्चा करें कि वो कैसी है और यहाँ का औद्योगिक विकास कितना है और उनका औद्योगिक विकास कितना है, वो किस प्रकार यहाँ आते हैं। तो ये थोड़ा सा एक बार आपसे हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल। गहराई से हमें जब इस विषय पे जाना है, और मैंने पहले कहा था कि यदि हम आज़ादी की लड़ाई को समझने के लिए गुलामी के परिवेश और परिस्थितियों को नहीं समझेंगे तो हम न्याय नहीं कर पाएंगे अपने विषय से। तकरीबन मैं अब 500 साल पहले जा रहा हूं इस बात के लिए। एक डेट चर्चा में रहती है 1600, जिसको लोग सामान्यतः कहते हैं। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1600 का इंग्लैंड और 1600 का भारत, दिन रात का फर्क है। और ये मेरे लिए इसलिए भी मायने रखता है कि जब मैंने रिसर्च की शुरुआत की तो यूरोपीय यात्री भारत में आए और उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा, यहां से मेरी रिसर्च शुरू हुई। तो इसलिए मेरे लिए और ज्यादा मतलब बन गया इन चीजों का। 1600 का इंग्लैंड, पिछड़ा हुआ इंग्लैंड, पिछड़ा हुआ यूरोप है। और उस दौर का जो वो क्षेत्र है उसका भारत के साथ कोई मुकाबला नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, उस टाइम के वो यूरोप के ट्रैवलर्स कह रहे हैं, यूरोप के यात्री कह रहे हैं। तो क्योंकि बात को हमने लंबा नहीं खींचना है, तो पहले थल मार्ग से अंग्रेज आते रहे। राल्फ फिंच है, एडवरी है, इस तरह के लोग आए। और पुर्तगाली पहले आ चुके थे। पुर्तगालियों ने 1500 से 1600 के बीच जितना कमाया इस देश से व्यापार में, वो कल्पना से परे था।
और इसके चलते हुए यूरोप में एक महत्वाकांक्षी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई कि भारत जाया जाए, भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए जाए। तो एलिजाबेथ प्रथम वहाँ की महारानी है, भारत में अकबर का राज है। 31 दिसंबर को 27 अंग्रेज व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल रानी से मिला। रानी ने उस कंपनी को मान्यता दी और वो कंपनी स्थापित हो गई। महारानी ने उस समय के भारत के सम्राट को एक पत्र लिखा, अकबर को बिल्कुल सिंपल सी भाषा में, जो उसकी प्रोमिनेंट जो मुख्य भाषा है वो आपको बताना चाहूँगा। वो लिखती है कि ये विश्व के महामहिम सम्राट, सर्वश्रेष्ठ सम्राट बल्कि यूँ कहिए, मैं अटलांटिक महासागर में इंग्लैंड नामक टापू की मलिका आपको पत्र लिखने का दुस्साहस कर रही हूँ। पत्र की भाषा को समझिए। और एक अनुरोध कर रही हूँ कि मेरे देश के व्यापारियों को अपने यहाँ व्यापार करने की इजाज़त दे दो। तो ये उस पत्र की भाषा गरिमा, आप अपने हिसाब से सोचिए या लोग इसका विश्लेषण करें। इससे मालूम होता है कि भारत के उस टाइम क्या हालात हैं, हाँ, और उनके क्या हालात हैं विश्व स्तर पे। बिल्कुल। मतलब यदि एक लाइन में मैं कहूँ, ज़्यादा विस्तार में नहीं, विश्व का 60% से ज़्यादा जो विदेशी व्यापार है वो उसका केंद्र भारत था। और भारत में भी सूरत जैसी बंदरगाह थी जो अकेली 30-35% व्यापार को मैनेज करती थी। तो मैं दूर नहीं जा रहा उस बात से। तो रानी का वो पत्र लेकर 1608 में कैप्टन विलियम हांकिस आया। ये अलग बात है कि रानी की 1603 में डेथ हो गई और जिसको चिट्ठी लिखी थी उसकी 1605 में हो गई। ना तो पत्र लिखने वाला रहा और ना पत्र जिसको संबोधित था वो जिसको दिया गया था। फिर भी आया वो पत्र। और वो 8 साल इसलिए लगे कि भारत की इमेज इतनी बड़ी थी उन लोगों के दिमाग में कि जिस आदमी को आना था उसको तैयार होना पड़ा। उसने अपनी तैयारियां की, भाषा सीखी, यहाँ के लोगों के बारे में जाना, यहाँ के ड्रेस के बारे में जाना, यहाँ के सिस्टम के बारे में जाना। और वो आया, जहांगीर का राज था, मिला, जहांगीर से बातचीत भी, जहांगीर प्रभावित भी हुआ उससे। जहांगीर ने उसको मनसबदार भी बनाया, लेकिन किन्हीं कारणों से वैचारिक मतभेद हुए और उसको बेदखल कर दिया मनसबदारी से और वो चला गया, जिसके कारण बाद में उसमें मुकदमा भी चला और उसने जेल में भी समय गुजारा। उसके बाद राल्फ फिंच वगैरह आए, कैप्टन फिंच भी आया। मेन आया सर थॉमस रो भी बोलते हैं, दिसंबर 1615 में आया। लोग साहब, मैं कल यहाँ एक क्लियर बात जानना चाहता हूँ। हाँ जी। अकबर के टाइम में अंग्रेज जो कंपनी है वो आ चुकी थी या नहीं आई थी? क्योंकि एक अकबर का नाटक चला हुआ था। इतिहास के जो खिलवाड़ है ना वो यही है कि अंग्रेज आ चुके हैं, वो उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मारने की भी कोशिश कर रहे हैं अकबर के किसी उसके थ्रू। ऐसा मैंने उसमें देखा है। तो ये जो इतिहास की बात कर रहे हैं तो इन तथ्यों पे भी पहली बार 3 अंग्रेज जो हैं वो थल मार्ग से आए हैं, राल्फ फिंच, न्यूबरी और लीड्स। लेकिन इतनी औकात नहीं थी कि वो अकबर जैसे आदमी पे हाथ डाल सकें या सोच भी सकें। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और अकबर के साथ संपर्क करने में रानी को जब इस तरह की भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा है तो आम अंग्रेज की क्या स्थिति हो सकती है। तो थॉमस रो आया, राज परिवार का सदस्य था, घोषित तौर पर राजदूत भी था। जहांगीर से मिलने में, संपर्क बनाने में उसको लगभग 1.5-2 साल की मशक्कत करनी पड़ी। मतलब ये दौर है, वो ये दौर है। इवन उसने यहाँ तक कहा कि बिचल मेरे से पहले मेरे बेटे खुर्रम से, जो बाद में शाहजहां बना, उससे मिले। और बाद में
बातचीत हुई, सब कुछ हुआ और उसको 1618 में जाके सूरत में एक कोठी बनाने की परमिशन दे दी और ये कह दिया कि चलो सूरत में आप व्यापार कर सकते हैं। तो यहाँ से एक व्यापारिक सिलसिला प्रारंभ हुआ। उसके बाद वो लोग आते गए, चलता गया। शाहजहां के पीरियड में थोड़ा सा व्यापार जो है और समुद्री तट की ओर बढ़ता है। शाहजहां की बड़ी लड़की जहांरा बीमार हो गई और उसका इलाज एक अंग्रेज डॉक्टर ने किया और उसके बाद राज परिवार के साथ अंग्रेजों के रिश्ते और करीबी हो गए, वो इलाज के कारण। और उसके बाद इनके व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और धीरे धीरे इनकी व्यापारिक परिस्थितियां बढ़ती गई। औरंगजेब के समय में 1660 में एक बार अंग्रेजों ने बाउंड्री पार करने का प्रयास किया, विद्रोह कर दिया बंगाल में कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, ये लोग हमारा मुकाबला क्या करेंगे। तो औरंगजेब ने इतना अलग तरह का इनका इलाज किया, ये बंगाल छोड़ के खाड़ी में जाके टापू में रहे, माफ़ी मांगी, सरकारी स्तर पर लिख के दिया कि हम आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे और उसके बाद इनको व्यापार करने की इजाज़त मिली। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब ने आखिरी सांस ली। मुगल साम्राज्य बिखरना प्रारंभ हो गया और सारी कमजोरियां उस व्यवस्था में आई। वैसे तो औरंगजेब के समय में ही ये परिस्थितियां बन गई थी, लेकिन वो जैसा तैसा करके चल गया। 1717 में फर्रुखसियर नाम का मुगल शासक, उससे अंग्रेज एक नया फरमान लेने में कामयाब हो जाते हैं और वो फरमान है बिना चुंगी के व्यापार की इजाज़त कि हम जो बंगाल का इलाका है उसमें बिना चुंगी के व्यापार करेंगे। उसको बोलते हैं दस्तक प्रथा उस दौर में। और इस तरह से ये व्यापार के मामले में अन्य यूरोपियों से और भारतीय व्यापारियों से लीड करने की स्थिति में हो गए, क्योंकि अन्य सभी को चुंगी देनी पड़ेगी, कर देनी पड़ेगी, तो ये नहीं करेंगे। तो ये उस कंपटीशन में अपने आप को आगे ले गए। उन्होंने अपनी जैसी भी जालसाजी से कैसी भी जिस वो सारा सत्ता कमजोर हो गई, मौका प्रस्ती इन चीज़ों के साथ आगे जुड़ी, तो मुगल जो शासक थे या उस समय की शासन व्यवस्था थी वो कमज़ोर और लालच में आ गई और उसका अल्टीमेट रिजल्ट इस तरह का बना। तो ये चीज़ें बनी। उसके बाद जैसा कि मैं बातचीत कर रहा था कि पहले इस देश में पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो फ्रांसीसियों ने आकर अंग्रेजों को चुनौती देने का प्रयास किया। तो 1746 से 1763 के बीच 3 कर्नाटक के युद्ध हुए और उन 3 कर्नाटक के युद्धों का मतलब है भारत में व्यापारिक सर्वोच्चता के लिए संघर्ष। सबसे बड़ा व्यापारी कौन है? सबसे बड़ा व्यापारी और भारत में व्यापार का एकाधिकार किसका होगा? और अल्टीमेट क्या हुआ, उन तीनों में अंग्रेज कामयाब हो गए और अब अंग्रेज व्यापारिक तौर पर सर्वोच्चता स्थापित कर पाए। पुर्तगालियों को हराने के लिए अंग्रेज और डच इकट्ठे हुए थे। डचों को हराने के लिए अंग्रेजों को किसी से ज़्यादा मदद नहीं लेनी पड़ी। फिर फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने हरा दिया। तो इस तरह से अल्टीमेट इनकी सर्वोच्चता स्थापित हो गई। ये कहानी हमारी साथ साथ चलती है। जब ये कर्नाटक के तीसरे युद्ध में थे, इन्वॉल्व थे, उसी दौरान बंगाल में राजनीतिक घटनाक्रम इनके पक्ष में आया और 1757 में जून के महीने में पलासी के मैदान में एक लड़ाई हुई। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब और अंग्रेजों के बीच में आम के बाग में लड़ाई हुई। 1757 में
प्लासी की लड़ाई एक अहम लड़ाई है जो इन लोगों ने जीती। उसके बाद एक और लड़ाई बंगाल में रही, बक्सर की लड़ाई। मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ रहा। सिर्फ बंगाल ही नहीं जीते वो बक्सर में, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम भी हारे। तो उसने इस गुलामी की दास्तां को और ज़्यादा गहरा बना दिया। और यहाँ फ़र्क ये है कि इंग्लैंड इस दौर में औद्योगिक क्रांति के रास्ते पे बहुत तेज था और हम औद्योगिक क्रांति के मामले में आगे नहीं बढ़ पाए थे। शायद अकबर के बाद किसी शासक ने तकनीकी तौर पर ज़्यादा बदलाव की दिशा में काम किया ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने 1757 से लेकर 1857 तक 4 तरह के रास्ते अपनाए इस देश को गुलाम करने के लिए। और वो 4 तरह के जो रास्ते हैं, उन रास्तों में एक युद्ध का रास्ता, यानी किसी भी राजा को युद्ध के लिए उकसाओ, मजबूर करो और वो हार जाएगा और हारते ही उसका साम्राज्य छीन लो, युद्ध की नीति बोलते हैं इसको। दूसरी को बोलते हैं हम सहायक संधि की नीति। कोई शासक आपके साथ लड़ाई में शामिल ना हो या लड़ाई से वो बचना चाहे तो उसके सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखो और उसकी विदेश नीति और गृह नीति दोनों पे कब्जा कर लो, सहायक नीति होगी। तीसरी नीति थी लैप्स की नीति, यानी भारत जैसे देश में जो गोद लेने की परंपरा है वो इंग्लैंड की परंपरा से बिल्कुल अलग है और निसंतान राजा को पुत्र गोद लेने की इजाज़त ना दो, जिसके चलते हुए उसका राज्य स्वतः समाप्त हो जाएगा, उसको अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लो। एक और आरोप लगाकर वो लोग राज्य को शामिल कर लेते थे, उसको बोलते हैं कुशासन, मैल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी किसी राजा को, किसी व्यवस्था को ये कहकर कि आपको राज करना नहीं आता है, और जब राज करना नहीं आता है तो आपकी प्रजा आपसे दुखी है और हमारे से वो दुख देखा नहीं जाता, तो हम आपको चुनौती देते हैं कि या तो इतने दिनों में इसको ठीक कर लो वरना हम आपका राज्य अंग्रेजी राज में मिला लेंगे। अवध इसका जीता जागता उदाहरण था। तो ये 4 नीतियों के माध्यम से अंग्रेज 1857 तक तकरीबन पूरे भारत पर कब्जा करने में कामयाब हुए। तो ये 1600 में एक व्यापारिक कंपनी से शुरुआत हुई और 1857 तक उनका एक छत्र राज हो गया। तो ये गुलामी की एक दास्तान है जिसको मैंने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। इसमें एक बात विशेष तौर पर यह है कि प्राय बहुत से लोग ये कहते हैं कि भारतीयों ने अंग्रेजी राज का कोई विशेष विरोध नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है, विरोध हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है, हर वर्ग ने किया है। उसमें चाहे वो रजवाड़े हों, चाहे वो जमींदार हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो दस्तकार हों, चाहे वो मजदूर हों या फिर आदिवासी हों, सब ने अपनी अपनी हैसियत के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन विरोध किया और बलिदान भी दिए हर तरह के। लेकिन क्योंकि अंतर बहुत ज़्यादा था, मैंने आपको पहले कहा कि दुनिया की सबसे ताकतवर औपनिवेशिक ताकत के खिलाफ छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी और उससे काम जो है उस तरह का नहीं हुआ और अल्टीमेट उसका रिजल्ट ये हुआ कि उन हमारे पूर्वजों को ये एहसास हो गया कि अब लड़ाई छोटे छोटे लेवल पे नहीं, संगठित होकर लड़ने की ज़रूरत है। तो उसका परिणाम है 1857। डॉक्टर साहब, मेरा एक और है कि हम ये भी जानना चाहेंगे कि 1600 से लेकर 1857 तक जब वो आते हैं, पूरे देश में एक छत्र राज करते हैं, उस दौर में उन्होंने जिस प्रकार से चालाकियाँ निभाई है कि एक युद्ध में दूसरे को साथ मिला लिया। शुरुआत में जैसे
बाहर की जो कंपनियां हैं उनका जब आपसी संघर्ष है तो पहले उस कंपनी को मिला के उसको हरा दिया, फिर उसको मिला के उसको हरा दिया, इस प्रकार से। और वो यहाँ पे भी जितने भी युद्ध हुए, चाहे प्लासी का युद्ध है, चाहे बक्सर का युद्ध है, उनमें भी वो जो उन्होंने किया है उस पर और मैं जानना चाहूँगा कि कैसे कैसे उनकी चालाकियाँ थी। जहाँ तक मैंने आपसे बात की कि 1707 तक तो उनकी भूमिका कुछ और है, क्योंकि एक छतर मुगल सत्ता है और ताकतवर है, और उसके सामने उनकी सत्ता का कोई हिसाब किताब है नहीं। जैसे ही मुगल साम्राज्य सूखे पेड़ के पत्तों की तरह से बिखरने लगा, 1707 से और 1750 तक छोटे छोटे रजवाड़े इस देश में हो गए जिनकी संख्या 600 से ज़्यादा थी, और उन रजवाड़ों की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं थी, कोई राष्ट्रीय हैसियत नहीं थी। उनके अपने स्वार्थ, अपनी सोच, और आपस में तो लड़ते थे ही, शत्रु को, अपने पड़ोसी प्रतिद्वंदी को हराने के लिए वो किसी भी की भी मदद लेने के लिए तैयार थे, चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे वो फ्रांसीसी हों, चाहे वो डच हों। और अल्टीमेट उसका नुकसान ये हुआ कि अंग्रेजों को इस बात का पता चल गया, मराठों के खिलाफ उत्तर भारत के राज्यों को, उत्तर भारत के खिलाफ पश्चिम भारत के राज्यों को, पश्चिम भारत के खिलाफ जो है पूर्वी भारत के राज्यों को आपस में लड़ाया। और उनको पता था कि इनकी जो सैन्य क्षमता है वो हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम आज भी ये बात कहते हैं ना, जैसे जब बात करते हैं 1857 की या कुछ, उसमें खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। यानी हम 1857 में भी तलवार की लड़ाई लड़ रहे हैं और तलवार के योद्धा का गुणगान कर रहे हैं, जबकि यूरोप में जो तीर और तलवार की लड़ाई है वो बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी, वो 1640 के बाद है ही नहीं। यानी वो लोग बंदूक पे आ गए हैं, तोपों पे आ गए हैं, और हम तलवार, और हम अभी तीर और तलवार की बात कर रहे हैं। तो वास्को डी गामा जब आया था 1498 में, शुरुआत में तो उसका स्वागत हुआ था, और जब वो दोबारा आया ना 1500 में, उसका स्वागत नहीं हुआ था। जैमोरिन ने 5000 सैनिक तट पे खड़े कर दिए थे कि तू जमीन पे पांव रखेगा तो तेरा कत्ल कर देंगे, और वो जहाज पर सिर्फ 150 सैनिक लेकर आया था बंदूक के साथ, और उन 150 सैनिकों ने वो 5000 लोग हरा दिए थे। तो मैं सिर्फ तुलना बता रहा हूं कि हम उस स्थिति में तुलना की थे ही नहीं, कि उनके हथियार, उनकी शैली, उनका लड़ने का तरीका, उनकी पद्धति और उनकी चालाकियां, वो तो चालाकियां तो उनकी जिंदगी का हिस्सा थी, हमारी कमजोरियां थी। धर्म के नाम पे भिड़ा दो, जाति के नाम पे भिड़ा दो, कहीं लोगों के बीच में ऐसे डिफरेंस पैदा कर दो, वो थे। और वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि यदि हम आज़ादी को समझना चाहते हैं तो हमें उन कमजोरियों को भी समझना होगा जो हमारी गुलामी का उस दौर में कारण थी, और वही आज हमारे लिए समस्याएं ना बने।